आपने एक पॉइंट बोला था कि आपका बैन हुआ था 21 महीने के लिए फॉर कंज्यूमिंग बैंड सब्सटेंसेस। वो एक बहुत खतरनाक आरोप होता है, राइट? उस वक्त लोग आप पर जजमेंट्स पास कर रहे थे, हुआ एग्जैक्टली क्या था? मैंने उस चीज़ को, मेरे बॉडी में कौन सा सब्सटेंस गया, उसके लिए मैंने करीबन 20 to 25 लाख रुपीस खर्च किया। क्या गया मेरे बॉडी में, मैं नहीं प्रूव कर पाई। आप त्रिपुरा से हैं, एक ऐसा स्टेट जहाँ पे बहुत सारे एथलीट्स त्रिपुरा से आते हैं। इट इज़ द थर्ड स्मॉलेस्ट स्टेट इन द कंट्री। इट्स पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ आवर कंट्री। वहाँ पे आपने रेसिज्म फेस किया? हमारे स्टेट को पता ही नहीं था लोगों को वो त्रिपुरा है कहाँ, बांग्लादेश में है क्या पूछते थे। अदर स्पोर्ट्स को रिस्पेक्ट इतना मिलता है क्या? आप देखिएगा, मैंने जितना ऑब्जर्व किया, हर एक ओलंपिक में कोई नया फेस आते, कोई नया फेस। तो क्योंकि उसके अंदर उतना प्रेशर नहीं होते उस टाइम, तो वो अच्छा कर लेते। और जो अच्छा एथलीट लेते हैं उसके अंदर हमेशा वो मेडलिस्ट मेडलिस्ट, वो मेडल कंफर्म, दिस मेडल कंफर्म ही, और वो इतने मेडल कंफर्म के चक्कर में वो अपना बेस्ट ही नहीं दे पाता। देखिए, इंडियन क्रिकेट टीम माने एक टूर्नामेंट जीतते हैं या कुछ भी करते हैं, ब्रांड एंडोर्समेंट्स, माने कहते हैं कि अगर एक अच्छा सेंचुरी एक इंडियन बैट्समैन बना ले तो लाइफ भर के लिए सेट हो जाता है। उतना पैसा आप लोगों को नहीं मिलता क्या? मैं ओलंपिक में 4th होके आई, उसके बाद मेरी स्टेट से 25,000 मिला, और अभी एशियन चैम्पियनशिप के बाद अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला। नमस्कार, मैं दीपा कर्माकार, जिमनास्ट ओलंपियन। मुझे बहुत अच्छा लगा आज बात करके, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम इंटरव्यू देते, बट आज ऐसा लगा कि नहीं, हम अपने घर में बैठ के बात करें, इतना अच्छा लगा। और आप सब लोग सब्सक्राइब करिए सिद्धार्थ कानन की यूट्यूब चैनल को। एक नारी शक्ति जो पहली फीमेल इंडियन जिमनास्ट है टू विन द गोल्ड एट द एशियन चैंपियनशिप्स, ब्रॉन्ज कॉमनवेल्थ गेम्स, पद्मश्री दीपा कर्माकर। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं बहुत अच्छा हूँ। देखिए, हम लोग को लगता है कि दीपा जी जो मेडल्स जीतती हैं, प्रैक्टिस करती हैं, वो रियल लाइफ में भी शेरनी की तरह बात करती होंगी। ऐसा होता है कि वो एक अलग रूप है, ये एक अलग रूप है? नहीं, मैं हुई शेरनी, और मैं जैसे फील्ड में हूँ वैसे मैं बाहर भी हूँ, क्योंकि हम 2 बहन हैं, भाई नहीं है, तो मैं घर का लड़का ही हूँ। अच्छा, तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग फ्लैशबैक मोड में जाएं। बिल्कुल। त्रिपुरा की लड़की हैं आप, अगरतला में आपकी पैदाइश हुई थी। हाँ। थोड़े वो मेमोरीज बताइए ना कि छोटी दीपा कैसे हुआ करती थी। मैं हम 2 बहन हैं, तो पापा मेरे वेट लिफ्टिंग साई कोच थे। उनको ऐसा था कि मेरे दोनों बेटी से किसी एक को स्पोर्ट्स पर्सन बनाना है, तो मेरी बड़ी सिस्टर को डाला, तो उससे उसका बॉडी अलाउ नहीं हुआ, तो फिर मुझे डाला। जब मेरा एज था 5.5, तो मैं वहाँ की एक क्लब है विवेकानंद ब्यामागर, वहाँ पे मैंने जिमनास्टिक्स के लिए डाला, और मेरा पहला कोच है मैडम शुमा नंदी मैडम थी। तो उसके बाद भी मैं छोटी थी, थोड़ा सा बहुत ज़िद्दी थी, जो सब लोग बताती थी बचपन में मैं कैसी थी। बहुत शरारत थी, बहुत, मतलब मुझे हमेशा बॉयज़ के साथ कंपटीशन करना पसंद होता था कि अगर वो ये कर पा रहे तो हम मुझे भी इनके साथ करने। इसके लिए मैं बहुत मार भी खाती थी। उस ऐसे ही टाइम, थोड़े दिन के बाद, 3-4 साल के बाद एक नॉर्थ ईस्ट गेम्स हुआ था, वहाँ पे मैंने हर एक सीनियर को बीट करके मुझे गोल्ड मिला था। तब मेरे एज करीबन 7.5 था। तो उसके बाद सबकी नज़र पे आया कि इसको थोड़ा आगे बढ़ाना है, आगे कैसे गुड अपॉर्चुनिटी, कहाँ पे अच्छे ट्रेनिंग दे सकते। तो वहाँ पे हमारे यहाँ पे एक अच्छे ट्रेनिंग सेंटर थी उस टाइम की, जितना अच्छा मतलब पॉसिबल था, वैसे वो एकदम आउटस्टैंडिंग नहीं थी, ठीक ठाक थी। वो NSRCC थी। वहाँ की जो सेक्रेटरी थी, उन्होंने मेरे जो कोच मिस्टर नंदी सर, जिनके पास लास्ट में 23 ईयर्स से ट्रेनिंग कर रही हूँ, मैं उनके पास आई, और फिर धीरे धीरे बढ़ते गया।
तो ऐसे बीच में एक ऐसा आया कि मुझे वहाँ पे नया साई सेंटर ओपन हुआ था, तो मेरा फ्लैट फुटेड था, मैं फ्लैट फुटेड थी। तो कोई मेडिकल चेकअप में मैं रिजेक्ट हो गई थी, क्योंकि फ्लैट फुटेड में आपको जंपिंग मूवमेंट इतने अच्छे नहीं हो सकते थे। और जिमनास्टिक्स में जंपिंग मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गर्ल्स के लिए, क्योंकि गर्ल्स का 3 इवेंट पैरों का है। तो मुझे बोला इससे जिमनास्टिक्स नहीं होगा तो आप इसको शिफ्ट कर दिया अदर गेम में। और सर बोले इसके अंदर इतना जुनून है और वो करने के लिए इतना भूखी है, मतलब उसको हर हर टाइम सीनियर के साथ कंपटीशन करना उसको पसंद है, तो उसको ऐसे मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। ठीक है, मैं देखती हूँ उसको लेके जाके। फिर उन्होंने उनके टाइम पे जो कोचिंग कराया था, कोचेस का जो कोचिंग किया था, उन्होंने अप्लाई किया। धीरे धीरे मैं बढ़ी आगे। फिर 2007 बीच में बहुत सारे कुछ 2007 आया, जूनियर नेशनल पे मैं सिल्वर मेडल जीता, 3 गोल्ड 2 सिल्वर आया। वही शायद मेरा टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद 2009 पे मैं कॉमनवेल्थ गेम्स के जो 2010 में इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम्स हुई थी, उस नेशनल कैंप के लिए मैं सिलेक्ट हुई, पहली जूनियर थी सारे सीनियर के साथ। और उस टाइम पहले ट्रायल्स में मैंने सारे जूनियर्स सीनियर्स को काट के मैं 1 नंबर पे आई। और टचवुड भगवान की कृपा से अभी भी मैं नंबर 1 ही चल रही हूँ। 14 साल हो गया। बीच में बहुत सारे लाइफ में अप डाउन थे, बट जो भी होता है अगर हमारी जुनून और दिशा सही रहे ना, तो हमें उस मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई नहीं रोक सकते। दीपा जी, आपने एक लाइन कही कि बीच में बहुत सारे उतार चढ़ाव थे, मैं वो भी जानना चाहता हूँ। चढ़ाव से ज़्यादा वो डाउन्स के बारे में जानना चाहता हूँ। तो ये जो 14 साल में नंबर 1 आप लगातार रही, आई एम श्योर टफ मोमेंट्स रहे होंगे, वो कौन से थे? देखिए 2016 तक इज़ अ गुड, बिकॉज सिर्फ हार्डवर्क करना था। एक अच्छे खासे कैंप में थे हम, दिल्ली में ट्रेनिंग कर रहे थे, नेशनल कैंप चल रहा था, सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ हार्डवर्क था। उसके बाद रिजल्ट। उसके बाद जो मेरी लाइफ की लास्ट कम से 6-7 साल से जो मैंने डाउन देखा, वो बहुत मेरी लाइफ की चैलेंज थी। 2017 इज ACL सर्जरी हुआ मेरा एक, फिर मैंने कमबैक किया। उसके बाद 2019 फिर से मेरा सर्जरी हुआ। फिर कोविड आ गया था बीच में, मतलब टोक्यो ओलंपिक्स था, मैं एकदम एकदम सामने थी, मैं नहीं जा पाई बिकॉज ऑफ इंजरी। उसके बाद कोविड था, कोविड के बाद फिर मैंने कमबैक किया। फिर सस्पेंशन हो गया मेरा, मतलब बिना कहीं गलती के, पता नहीं कैसे मेरी बॉडी में वो। फिर उसके बाद सब ने बोला, एक एज भी मैटर आ गया था, सब बोले कि आप नहीं कर सकते, आप छोड़ दो। और ऊपर से मेरा डबल ACL के बाद मेरा मेनिस्कस में भी बहुत इशू आने लगा, पेन बहुत आने लगा। एक यहाँ पे थोड़ा सा एक बोन पे स्लाइड फ्रैक्चर भी है। और क्योंकि मैं वॉल्ट स्पेशलिस्ट हूँ, स्पेशली मैं वॉल्टिंग करती हूँ, तो नी में बहुत प्रेशर आते। उसके बाद सब ने बोला कि आप छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, नहीं होगा आपसे। और फिर मीडिया में तो था ही, मतलब सब था, बट मेरे पास एक लोग जो हमेशा मेरे साथ थी, मेरी कोच। शायद वो मेरे साथ नहीं रहते और मेरे पेरेंट्स, आज ये एशियन चैम्पियनशिप की जो गोल्ड मेडल वो पॉसिबल ही नहीं था। उसके बाद भी मैं ओवरकम करके आया। मैंने 3 वर्ल्ड कप खेला, जो ओलंपिक प्रिपरेशन था क्वालिफाई का। मैं अभी रिज़र्व, मतलब वॉल्टिंग टेबल में वर्ल्ड रैंकिंग 4th में हूँ, मतलब रिज़र्व 2। तो शायद हमने एक वर्ल्ड कप नहीं खेला, अगर वो खेल लेती थोड़ा सा और अपग्रेड हो सकता था, जो हुआ नहीं, उससे सोच के नहीं। फिर वो तीनों वर्ल्ड कप में मैं 4th आई, मतलब जस्ट 0.016 0.088 के लिए। तो वो बहुत था। सर भी बोले इतने इंजरी के बाद, इतने कमबैक कर रहे, अब छोड़ दे। देन लास्ट एशियन चैम्पियनशिप डू एट डाई सिचुएशन, करो या नहीं तो छोड़ो, ये हालत। फिर मैं 8 नंबर पे फाइनल पे पहुंची थी, क्योंकि मेरा पहले दिन इतना अच्छा नहीं हुआ, और ऊपर से मेरे हाथ में थोड़ा फ्रैक्चर भी थे उस टाइम। फिर बहुत इतने ज़्यादा कि तू कर पाएगी कि नहीं, मैं खुद से, फिर मेरे पास एक ही सवाल था, इतने दिन के इतना हर एक चीज़ से तू लड़के आई, एक जो लोग हमेशा प्यार करता था वो भी तुझे बातें सुनाने लगा बिना गलती के, अभी तो छोड़ने की चांसेस ही नहीं है तुम्हें।
बस हम लड़ते गए आगे भगवान के नाम के लिए, क्योंकि हमने हार्ड वर्क करने में कहीं नहीं छोड़ा था, कहीं नहीं। क्योंकि अगरतला इतना छोटा शहर है, आप सबको पता होगा, सिर्फ वहाँ पे अभी फैसिलिटी है, बट फिजियोस डॉक्टर्स जो है वो इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है वहाँ पे। और जो हम बॉम्बे दिल्ली में जैसे सेंटर में, वो इतने ज़्यादा अवेलेबल वहाँ पे नहीं है। सिर्फ सेंटर है अच्छा और कोच है, बट उसके अलावा भी एक एथलीट के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। फिर जब अभी हम सक्सेसफुल हुए एशियन चैम्पियनशिप, उसके बाद मैं बहुत रोई। कल मैं देख रहा था जब क्रिकेट की रैली निकला, जब उनको वर्ल्ड कप मिले, वो लोग कितने रो रहे थे, वैसे हम लोग भी पूरे टीम इतने रोए, स्पेशली मैं और सर, क्योंकि ये जो रिज़ल्ट थे ना वो अनबिलीवेबल थे। क्योंकि एशियन इज़ ए वेरी टफ फॉर जिम्नास्टिक्स। चाइना, जापान, कोरिया, नॉर्थ कोरिया, वो सब ओलंपिक मेडलिस्ट में वॉल्टिंग टेबल में ही रहते, रैंक में 4-5 लोग, उनको बीट करके आज गोल्ड मेडल जीतना मेरे लिए एक ओलंपिक मेडल की बराबर थी। जब आप बोल रही थी तो आपकी पूरी लाइफ मेरे सामने आ रही थी। आपने एक पॉइंट बोला था कि आपका बैन हुआ था 21 महीने के लिए फॉर कंज्यूमिंग बैंड सब्सटेंसेस। वो एक बहुत खतरनाक आरोप होता है, राइट? उस वक्त लोग आप पर जजमेंट्स पास कर रहे थे, हुआ एग्जैक्टली क्या था? एक्चुअली मैं कैंप में थी, दुर्गा पूजा पीरियड था, मैं घर जा रही थी, मैं उस टाइम आउट ऑफ कंपटीशन थी, मैं सर्जरी हुआ था, जस्ट फिटनेस चल रहा था, मैं आउट ऑफ कंपटीशन थी। वैसे तो मैं हर एक टाइम ही, मैं आई थिंक 250 या 260 टाइम ऐसे टेस्ट दिया। तो वो टेस्ट लेने आया नॉर्मल चीज़ था। मैंने उस चीज़ को, मेरे बॉडी में कौन सा सब्सटेंस गया, उसके लिए मैंने करीबन 20 to 25 लाख रुपीस खर्च किया। क्या गया मेरे बॉडी में, मैं नहीं प्रूव कर पाई, क्योंकि मैं खुद ही नहीं जानती हूँ क्या गया मेरे बॉडी में, या किसी ने मुझे कुछ मिलाया। क्योंकि मेरे बॉडी में जो गया वो सिर्फ हाफ एन आवर के लिए था, उसी टाइम उन लोगों ने लेने के लिए आया। मतलब मैं थक गई थी, क्या करूँ, कौन सी क्योंकि हमें कभी ये सब नॉलेज था ही नहीं क्या है। और जब आज मुझे ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है बोलने के लिए, इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा, मेरी मम्मी इतने, मैं डे बाय डे इतनी रोई उस टाइम। जो मेरी एक बहुत बड़ी पार्टनर थी, मतलब सपोर्टिव, क्योंकि हमेशा आप पेरेंट्स या कोचेस के साथ हर एक चीज़ शेयर नहीं कर सकते, उनका भी एक माइंडसेट होता है, उनको भी इतना कितना तकलीफ दे सकते हम। शारबा थी जो मिराकी की है, वो डे बाय डे, वो हर दिन मतलब 2-4 3-4 घंटे बात करना समझे, क्योंकि मैं खुद नहीं जानती थी मेरी बॉडी में कैसे गया। तो बोले तू सिर्फ हार्ड वर्क कर, तुझे वो दिन कभी आएगा। क्योंकि तू लोगों को बोल, बिना रिजल्ट के कोई नहीं सुनने वाला है, अगर आपके पास रिजल्ट आएगा तब लोग बोलेगा, नहीं तो हमेशा बहुत लोग ऐसे हार्ड वर्क करते बिना गलती के, बहुत लोग ऐसे सज़ा मिलते हैं, बट वो कमबैक करके आना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाते, क्योंकि हर एक लोगों को इतने ज़्यादा वो मेंटली स्ट्रांग नहीं हो पाती। शायद मैं इतनी हूँ भगवान की कृपा से, और मैं थैंकफुल हूँ कि आज मैं इस जगह पे फिर से वापस आ पाई। तो जब ये सब चल रहा था 21 महीने के लिए, एक स्पोर्ट्स पर्सन को अपना स्पोर्ट नहीं खेलना, इंडिया को नहीं रिप्रेजेंट करना, अंदर ही अंदर आप टूट रही थी? बहुत टूट रही थी, बट मैं सिंगल डे, एक सेशन मैंने बंद नहीं किया, एक सेशन। हाँ, जो क्योंकि उस टाइम कॉमनवेल्थ गेम्स था, कॉमनवेल्थ गेम्स की पीरियड था, मतलब ऐसा था कि शायद मैं जाती तो मेडल आता, ऐसे हालत में थी। तो उस जगह पे जब आप अपने टीममेट को खेलते देख पा रहे हो, अपने जूनियर्स को खेलते हो, और बिना गलती के आपको सज़ा, हाँ मैं हमेशा उनको चीयर अप करती थी, आपको करना है आप करो, बट अपने लिए भी दुख होता था। बट मुझे ये था, क्योंकि मैं सच्चाई के रास्ते पे थी, मेरी मम्मी बोलती जो सच्चाई के रास्ते पे चलते उनकी दिया कभी नहीं बुझते, थोड़े थोड़े जलती है बट बुझती नहीं है। तो आपको हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। मैं सिंगल डे, सिंगल सेशन मैंने बंद नहीं किया। ये 21 मंथ में मैंने एक दिन भी सिंगल सेशन बंद नहीं किया था। मैं रोज़ जाती थी, जो मेरा सेशन का जो मंडे टू सैटरडे मॉर्निंग तक होता था, मैं डेली रूटीन ट्रेनिंग करती थी, जो मेरा ट्रेनिंग था, क्योंकि मेरे था ये, तुझे कमबैक करके आना है अच्छा। उसके बाद में एशियन गेम्स था 2 महीने बाद ही, तो मैंने सितंबर में था मेरा, जुलाई 10 को सस्पेंशन ख़त्म हुआ। फिर मैं ट्रायल्स में 1 नंबर में आई, उसके बाद भी मैं नहीं जा पाई, पता नहीं कुछ इशू हुआ था क्राइटेरिया को लेके। आफ्टर ट्रायल्स मुझे पता चला, मतलब
हर एक चीज़ में इतने सारे बधाई आई, इतने सारे दीवार आया, बट यही था कि मुझे करना है, मुझे अपने आप के लिए लड़ना है कि मैं गलती नहीं किया कुछ भी। उस वक्त बाकी लोग जजमेंट्स पास कर रहे थे जब ये बैन हुआ? हाँ, बहुत लोगों ने किया, अपने लोगों ने भी किया, अपने दोस्तों लोगों ने भी किया, बहुत सारे कमेंट पास। बट मेरे लिए वो फ़र्क ही नहीं पड़ा, एक दिन पड़ा, 2 दिन पड़ा, तीसरे दिन मैं सब भूल गई थी। मुझे सिर्फ फोकस अपने ट्रेनिंग पे रखना था। आप त्रिपुरा से हैं, एक ऐसा स्टेट जहाँ पे बहुत सारे एथलीट्स त्रिपुरा से आते हैं। इट इज़ द थर्ड स्मॉलेस्ट स्टेट इन द कंट्री। इट्स पार्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ आवर कंट्री। वहाँ पे आपने रेसिज्म फेस किया? नहीं, वो इतना नहीं किया। हाँ, पहले जब बाहर आती थी तब हमारे स्टेट को पता ही नहीं था लोगों को वो त्रिपुरा है कहाँ, बांग्लादेश में है क्या पूछते थे, या क्योंकि हमारी मदर टंग लैंग्वेज और बांग्लादेश वाला थोड़ा सा मैचिंग है, या आसाम में है क्या, तब बुरा लगता था कि हम ऐसे स्टेट से बिलोंग करते जो लोगों को पता ही नहीं। बट अभी सबको पता है त्रिपुरा कहाँ है। सबसे पहले बोलते हैं वो जो प्रोदोनोवा ने किया था जो लड़की, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कम से कम स्टेट को तो लोग अभी जानना सीखा। तो मैंने कभी कभी किसी को लड़ भी लिया था, आपने जियोग्राफी पढ़ा नहीं क्या, मैप में देखा नहीं कहाँ होते, क्योंकि स्टेट को अगर नहीं जानना वो बहुत बड़ी मतलब हार्ट फेल है। मतलब मुझे बहुत दर्द लगता था ऐसे कि क्यों नहीं जानते मेरे स्टेट को। मैंने नोटिस किया और हम सब जानते हैं कि त्रिपुरा से कितने स्पोर्ट्स पर्सन आते रहते हैं। ऐसा क्यों, क्या है वहाँ पे जहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं, ना कि खेलते हैं पर जीतते भी हैं? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में एक स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा कल्चर है। उनके अंदर एक जेनेटिकली स्पोर्ट्स का वो है, जुनून है। क्योंकि आप देखो तो मीराबाई चानू है, मेरी कॉम है नॉर्थ ईस्ट से, लवलीना है जिन्होंने ओलंपिक मेडल्स ले चुके, और भी बहुत सारे एथलीट हैं जो मैं पॉपुलर 2-3, स्पेशली लड़कियां में हिमा दास है। क्योंकि हर एक नॉर्थ ईस्ट में वो चीज़ है कि सब इतना ज़्यादा वो नहीं, जैसे हम दिल्ली बॉम्बे की लाइफस्टाइल होते, उनकी लाइफस्टाइल वही है स्पोर्ट्स। तो वो उनके लिए एक जुनून बन जाते कि हाँ, एक तो कुछ करना है तो स्पोर्ट्स से एक साइड है जिसकी वजह से लोग जान पाए अपने स्टेट, कंट्री और गेम को। ऐसा वाकई में होता है कि जब तक एक स्पोर्ट्स पर्सन क्रिकेट को छोड़कर अगर मेडल जीते तभी लोग उनको पहचानते हैं और उनको जानते हैं? हाँ बिल्कुल। आप क्योंकि बहुत सारे एथलीट हैं जो वर्ल्ड चैम्पियन बन चुके हैं, आगे बनेंगे, या एशियन चैम्पियन, एशियन गेम्स कौन, बट ओलंपिक मेडलिस्ट भी है, अभी भी इनको नहीं पता होगा। कभी कभी पहले कुछ दिन पता है फिर भूल जाए। बट क्रिकेट ऐसा एक गेम है, पूरे हम कंट्री लवर है, तो वो IPL भी खेल लिया तो उनको भी जानते। तो क्योंकि ओलंपिक ऐसा एक गेम है, सबको पूरे वर्ल्ड की बिगेस्ट गेम है, तो वहाँ पे जब मेडल आते तब भी लोग कभी कभी भूल जाते। तो थोड़ा सा मुझे लगता है ये है। ओलंपिक्स, रियो ओलंपिक्स, 4th पोजीशन पर आप आई। 0.015 जी, तो क्या था, पेन था या खुशी थी कि मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ? देखिए, ओलंपिक ऐसे एक गेम है जिसके लिए हम सपने देखे थे कि हमें खेलना है, और उसको क्वालिफाई करने के लिए भी, स्पेशली जिम्नास्टिक्स में कभी कोटा नहीं आता है, वो आपको क्वालिफाई करके जाना पड़ता है। वो बहुत बड़ा लड़ाई है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले, 1 वीक पहले US में ओलंपिक ट्रायल्स हो रहा था। उन लोगों ने बोला, समन बाइल्स, सनी, जॉर्डन चिल्स, उन लोगों ने बोला कि ओलंपिक से भी ट्रायल्स ज़्यादा मतलब कठिन होते हैं, बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा उसमें। वो तो ओलंपिक्स में जो क्वालिफाई करके गया वो लोगों ने खेला, जो क्वालिफिकेशन पीरियड बहुत, क्योंकि वर्ल्ड चैम्पियनशिप में 103, 104, 105 कंट्री आते हैं हमारी गेम में खेलने के लिए, उनमें से सिर्फ 98% क्वालिफाई करके जाते हैं। 105 कंट्री में 98 क्वालिफाई करके जाना कितना टफ होता है। तो जब मैं क्वालिफाई किया टेस्ट इवेंट से रियो में, सच में बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा। फिर हम अपने हर एक लोगों से मिले, बधाया मिला,
उसके बाद मेरे पास 100 डेज था, क्योंकि मेरा वॉल्ट स्ट्रॉन्ग था। तो प्रोदोनोवा आप सब जानते कि जो मैं करती थी, तो उसको मैंने इतना ज़्यादा परफेक्शन लाने की कोशिश किया। मेरे लिए टारगेट ही था कि मुझे पहले फाइनल पहुंचना है, क्योंकि आफ्टर फाइनल कुछ भी हो सकते। वो फाइनल के दिन अच्छे भी ख़राब कर लेते, ख़राब भी अच्छे करते, मतलब जो एलिमेंट है। तो उसको आगे बढ़ते हुए मैंने पूरा, जब क्वालिफिकेशन डे था मेरा इतना अच्छा नहीं हुआ, मैं थोड़ा सा मूड ऑफ हो गई थी, क्योंकि मेरा अच्छा स्कोर मैंने और सोचा था जितना मैंने ट्रेनिंग किया था सर और मैं। फिर हम फाइनल के दिन तो डू एंड डाई सिचुएशन था, हमेशा ऐसा ही होते। तो सर ने बोला आज तुम्हारे लिए खेलो, जो भी करना है। जैसे मैंने 4th फिनिश किया, मेरा थोड़ा सा स्कोर मैंने और हाई सोचा था, मेरा जो सेकेंड वर्ल्ड था प्रोदोनोवा। तो सर को मैंने तुरंत बोला सर अब अभी तो कोई लेने नहीं आएगा, हम टैक्सी पकड़ के आईजी स्टेडियम जाएंगे, वहाँ से नेक्स्ट डे फ्लाइट। क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था उस टाइम, लास्ट 2 महीने से मेरे पास फ़ोन नहीं था, तो मुझे पता ही नहीं बाहर क्या चल रहा है। सर ने फिर मुझे बोला तुझे पता नहीं इंडिया में क्या चल रहा है, कल रात 11:30 बजे सब लोग देखे तेरी वॉल्ट, और सब ने ट्वीट किया, पीएम सर, अमिताभ बच्चन सर ने, सब लोगों ने ट्वीट किया ऐसे ऐसे। तो मैं से शॉक हो गई, सच में क्या सर? हाँ। फिर जब मैं बाहर आई, मतलब तब मुझे पता चला कि ये ओलंपिक 40 0.015 से शायद थोड़ा मैं और अच्छा करती, आज मेरे पास मेडल होता और उसका और क्या क्रेज़ी होता। बट बहुत ज़्यादा मैं रोई उसके बाद। बट जो चीज़ हो जाते हो जाते। और मैं ऐसे बहुत बार 4th फिनिश कर चुकी है, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, ओलंपिक। शायद मैं 4th के लिए मेरे लिए वो नंबर बहुत ज़्यादा लकी मैं बोलूँगी। हमेशा ही 4th हर एक गेम्स में कुछ में भी जाती हूँ, पर जो भी होते ऊपर वाला ने सोचा कुछ आगे। क्योंकि उस टाइम मुझे हर एक, जिन लोगों ने बहुत बड़े एथलीट है, जैसे हमारे जो मिल्खा सिंह सर थे, पीटी उषा मैडम थे, इन लोगों के साथ मुझे मतलब साथ में दिया कि इन लोगों के साथ वो भी एक है एथलीट। मतलब मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट थी। और उस टाइम जिन्होंने मेडल लिया था, पीवी सिंधु, साक्षी मलिक, इनके साथ मुझे हर एक जगह खड़ा किया था, बिकॉज ऑफ जो भी 4th थे, बट इनके लिए, हमारी कंट्री के लिए वो मेडल की बराबर थी। तो मेरे लिए वो अच्छा लगा। बट मेडल तो मेडल ही होते हैं। तो अभी वो कोई फीलिंग आती है यार कि 4th नहीं, काश मैं 3rd हो जाती, हाँ। बस इतने पॉइंट से? कभी कभार रात को सोते हो और उड़ जाते हो और बोलते हो, वो मोमेंट आप रिलीव करते हो? अब हमेशा वो हमेशा रहेगा ही, उसका जो एक दुख है ना, वो कभी कम नहीं होगा। क्योंकि 4th जो होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा हार्ड लक होते हैं ये मेरा। क्योंकि और हमेशा 4th तभी होते हैं एकदम जस्ट पॉइंट, क्योंकि हमारा गेम ही ऐसा है। एकदम 0.016 के लिए ही होता है। तो ये बहुत ज़्यादा दुख मोमेंट है हमेशा, हर एक, ऐसे मैं नहीं, मेरे जैसे भी दो और भी सारी इवेंट में भी जो भी 4th थे उनका भी ऐसा ही था। बट वो पार्ट ऑफ लाइफ है, उसको आगे बढ़ना है। आप हमारे लिए हमेशा नंबर 1 है, याद रखिएगा ये। हाँ, थैंक यू, और थैंक यू। 4th नंबर आपके लिए लकी होगा, बट मेरे लिए ये कहना है कि आप हमेशा हमारे लिए नंबर 1 है और रहेंगी। ठीक Thank है, you, आई thank रियली you, मीन दैट। thank you. आप वन ऑफ द फर्स्ट, एक्चुअली वन ऑफ द टॉप 5 सक्सेसफुल वेमेन है जिन्होंने प्रोदोनोवा, जो वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट वॉल्ट्स है, उसको आपने मास्टर किया हुआ है। हाँ, वो पूरा प्रोसेस समझाइए ना हम लोगों को, क्या होता है उसमें? वो प्रोदोनोवा वर्ल्ड, जो एक रशियन लड़की प्रोदोनोवा उन्होंने किया था। क्योंकि हमारी गेम में जो पहली बार जो एलिमेंट अटेम्प्ट करते उसके नाम से हो जाते, वो प्रोदोनोवा है। वो वॉल्टिंग टेबल 2.5 समरसल्ट है। वो हमारी कोडअप पॉइंट में सबसे हाईएस्ट डिफ़िकल्टी वॉल्ट था। और 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए जब हम प्रिपरेशन कर रहे थे, 2010 में हमें बॉयज़ को मेडल मिला था, बट गर्ल्स को नहीं। तो उसके बाद एक फॉरेन कोच आए थे, तो हमेशा वो लाइन अप करते थे, गर्ल्स नहीं कर सकते, उनको हटाओ। मतलब हर एक टाइम कुछ पूछा जाता तो बॉयज़ को पूछे, गर्ल्स को नहीं। एक लड़कियां नहीं कर पाएंगे वो वाला सब ना सुन सुन के हम थक गए थे। मतलब बहुत ज़्यादा, नहीं नहीं इनको साइड करो, इनसे नहीं, बॉयज़ का ये है, बॉयज़ का ये। तो अगर वॉल्ट भी करना होता था तो पहले बॉयज़ को प्रेफरेंस में देते, फिर गर्ल्स को। कभी कभी 1 घंटा 1.5 घंटा हम वेट करते थे, क्योंकि हमारे पास मेडल नहीं था।
इंडियन गर्ल्स के पास। तो मेरे सर भी थे टीम में, हम कोच थे, हम बहुत रोए एक दिन। मैंने सर को बोला सर मुझे, सर ने बोला कुछ बेसिक करा रहा था, उनके भी चल रहा था माइंड पे कुछ। तो उन्होंने बोला, फिर मैं 2 दिन पूछा ये किस लिए, तो बोले नहीं तुम करो। फिर मैंने बोला ये मुझे प्रोदोनोवा करना है बस। सर भी मेरे तरफ देखे, क्योंकि मेरा हमेशा डू और डाई सिचुएशन। फिर मैं करने लगी उसको, अच्छा खासा मैंने रिपीटेशन पे लाया, बहुत उसकी बहुत जैसे बेसिक जो है स्टेप्स बहुत मैंने उसको स्ट्रॉन्ग किया था, क्योंकि वो बहुत डिफ़िकल्टी वॉल्ट, अगर मैं उसको बीच में मेरा स्लिप होके छूट जाता वो डेथ भी हो सकता था। और ऐसे हुआ भी बहुत लोगों का, स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी होके। फिर धीरे धीरे शुरू किया, तो एक दिन फॉरेन कोच आया, उन्होंने बहुत बहुत डांटा कि इसको मार देगा, उसको क्यों करा रहे वगैरह, वो बात करना ही छोड़ दिया हमसे। वो कंप्लेन भी किया जाके हमारी फेडरेशन मतलब साई के पास जाके, सर की। हम उनकी बात नहीं सुनी क्योंकि हमारा एक ही फोकस था, हमें मेडल चाहिए, और वो वर्ल्ड करेंगे तभी मेडल आ सकते, नहीं तो पॉसिबल नहीं था। तो हम आगे बढ़े तो मैं पहुंची ग्लासगो। नहीं, उससे पहले था दिल्ली में एक मॉडल टेस्ट था, ट्रेनिंग कंपटीशन ट्रेनिंग टेस्ट। तो उससे पहले 2 दिन पहले एक अटेम्प्ट करना था मेन पे। तो जो हमारे चीफ कोच थी बाबा सर, उन्होंने बोला आज बोला इवनिंग को कराऊंगी। मैंने बोला ठीक है मैं रेडी हूँ। तो अचानक से आके बोला कि नहीं आप आज नहीं कल करेंगे। तो मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने बोला अगर कल आपने नहीं करने दिया मैं खुद आके अकेले कर लूँगी। फिर सर डर गए, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना, क्योंकि थोड़ा सा बहुत। फिर नेक्स्ट डे आया तो मैं तो मेंटली फिट थी और फिज़िकली भी कि मुझे करना ही है करके, फिर मैंने एक अटेम्प्ट किया। तो जब मैंने अटेम्प्ट किया ना, पूरे जिम इतना चिल्ला के उठे, मतलब वो खुश हो गए सब। फिर मेरा भी कॉन्फिडेंस लेवल और हाई हो गया, क्योंकि फिर मैं ग्लासगो पहुंची। ग्लासगो पहुंचने के बाद पहले दिन पोडियम ट्रेनिंग होते, उसमें मेरा क्रैक हो गया एंकल ड्यूरिंग ट्रेनिंग। मेरा बहुत सूज गया था, मैंने उसको लेके क्वालिफिकेशन डे में किया, बट अच्छा नहीं हुआ। मैं 7th या 8th में क्वालिफाई किया, बहुत मुश्किल से। मैं बहुत रोई, क्योंकि इतने हार्ड वर्क, इतने लोगों की ताने, एवरीथिंग, इतने स्ट्रगल के बाद जब आप आके अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाते तो बहुत बुरा लगता है। फिर मैंने डॉक्टर, मेरा बहुत सॉइलिंग आया क्रैक होके मेरे पैर, मतलब बहुत मुश्किल। फिर डॉक्टर जो थे इंडियन टीम के, उन्होंने बोला उसको मत कराओ, उसकी बहुत बुरा हालत थी। फाइनल जब मैंने देखा, मैंने पहुंच गई, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे था, मेरे पास एक दिन थी, मैंने बहुत आइसिंग किया। फिर मैंने थोड़ा दवाई वगैरह लिया, पेन किलर डॉक्टर दिखा के। बिफोर कंपटीशन मैंने 3 पेन किलर लिया। और मेरी टीम मेट भी बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसे थी ना कि हमें करना ही है मेडल जीत, कैसे भी हालत में, क्योंकि लड़की लोगों को नहीं तो शायद जिम्नास्टिक बंद ही हो जाता, उनको लगाता ही नहीं, ना कैंप ना कोई आगे, कोई फ्यूचर ही नहीं था। तो बस आप, मतलब हर एक इतना चीयर अप किया इतने लोगों ने कि आपको आज जैसे भी करके लैंड करना। मैं चल नहीं पा रही हूँ, जब मैं वो वाइट कॉस्ट्यूम पहन के मैं कर रही थी, मैं अभी भी देखती हूँ ना मेरा वर्ल्ड, जब मैं चल नहीं पा रही हूँ तो जब मैं वॉल्टिंग के लिए मैं ऐसे भागी कैसे। फिर मैंने जब लैंड किया था उसके बाद सब इतने खुश। तो मैंने जब ब्रॉन्ज मिला, वो फॉरेन कोच आके मुझे गले मिला और बोला कि वी आर प्राउड ऑफ यू। मैं ऐसे ही देखी और रो पड़ी वहाँ पे। और मुझे भी नहीं पता था वो पहली हिस्ट्री गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल थी जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स से मेडल लिया। इसके बाद तो सच में जिम्नास्टिक की गर्ल्स की जो रोड मैप थी, जो बंद था, वो बहुत ओपन है। उसके बाद हमारी दो दो लड़कियां, और अरुणा रेड्डी ने भी वर्ल्ड कप में मेडल जीत के वो हिस्ट्री किया। फिर प्रणति नायक ने भी एशियन चैम्पियनशिप में डबल ब्रॉन्ज लिया। फिर वो लास्ट टाइम टोक्यो में ओलंपिक्स में कोटा से गया था। मतलब एक जो लड़की लोगों की रोड में वो बनती गई, चलती गई, और बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम वो जो डोर क्लोज था वो हमने ओपन किया, और वो हमेशा चलते रहे, आगे बढ़ते रहे, और इंडियन जिम्नास्टिक गर्ल्स बहुत आगे जाए। मैं ये एक पॉडकास्ट से जो मैं चाहूँगा मेरी दोनों बेटियां अधीरा जो 8 साल की हैं और साइशा 5 साल की है वो देखे। और मैं अपने खुद के पॉडकास्ट कभी घर में नहीं बजाता हूँ सच्चे दिल से, बट ये वो है जो मैं बड़ा स्क्रीन पर डाल के दोनों को मेरे बगल में बैठाऊंगा, बोलूँगा यू मस्ट वॉच दीपा मैम। ये वो कॉन्वर्जेशन है मेरे लिए। थैंक यू। विश्वेश्वर नंदी, Yes. लेजेंडरी जिमनास्ट, आप
अभी कह रही थी कम से कम 20 साल से ज़्यादा आप ट्रेन कर रही हैं हाँ, उनके अंदर। हाँ, 23। उन्होंने एक चीज़, एक एडवाइस जो आपसे कही, जो आप जिंदगी भर नहीं भूल सकती है। उनका हमेशा ये कहना है कि बेटा तू कितने भी बड़े हो जा, क्योंकि एज ए एथलीट मुझे नहीं लगता अभी तक मैं 2015 मुझे अर्जुन अवार्ड मिला, 2016 मुझे राजीव गांधी खेल जो अभी ध्यानचंद हुआ, 2017 पद्मश्री मिला, अभी मैं वहाँ की डेप्यूटी डायरेक्टर हूँ, मतलब डॉक्टरेट, एवरीथिंग, बहुत कुछ मिला। जो हमेशा वो बोलते कुछ भी बन जा लाइफ में, हमेशा ग्राउंड वर्थ रहना, बच्चे को प्यार देना, और जो तेरी बिहेवियर है वो हमेशा लोगों को अच्छा। और टचवुड, भगवान की कृपा, मुझे नहीं लगता आज तक किसी ने बोला कि दीपा जितने भी बड़े हो जाए वो अभी भी इतने छोटे, उनकी जो माइंडसेट है अभी भी इतना ग्राउंड वर्थ है ना, क्योंकि ज़िंदगी में लोगों को एक ही नाम, वो कैसे इंसान है। और मैं अपनी तारीफ नहीं करती हूँ, मैं चाहती हूँ हमेशा मैं ऐसे ही रहूँ जैसे अभी हूँ, ग्राउंड वर्ड। हमेशा हर एक एथलीट को मैं जो भी उनको जितना हो सके मैं हेल्प करूँ, और मैं अपने जूनियर्स को करती हूँ, क्योंकि आपको पता होगा अगरतला में जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन आते हैं, कोई भी हाई सोसाइटी नहीं से, बहुत मिडिल क्लास या लोग, मेरे से जितना हो सके उनको कभी कंपटीशन में भेजना पड़े तो मैं जितना हो सके मैं कोशिश करती हूँ। कभी उनको ड्रेस के लिए देना, क्योंकि एक टाइम था जब मुझे वो कॉस्ट्यूम लियोटार्ड मेरे पास नहीं था। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे जो आने वाले जनरेशन, इनको वो एक चीज़ की भी दिक्कत हो। जितना उनको हो सके मैं हेल्प करने की कोशिश करती हूँ, और आगे भी करती रहूँगी। मैंने 30 इयर्स कंप्लीट किए इंडियन एंटरटेनमेंट बिजनेस में, और एक चीज ने मुझे हमेशा इंस्पायर की है, आगे बढ़ाया है, वो है मेरे अंदर के अंगार ने। माय अंगार मर्चेंडाइज इज आउट। जी हाँ, ये है मेरा अंगार टी शर्ट, अंगार बैग्स, अंगार मग्स, और साथ में जो भी लाइनें मैं बोलता हूं दिल से मेरे पॉडकास्ट में, मेरे चैट शो में, वो सारी लाइनें होंगी मेरी टी शर्ट्स, हुडीज, जंपर्स में, एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। माय अंगार मर्चेंडाइज इज ऑल योर्स। अंगार खरीदिए और अंगार मचाइए। मैं एक आर्टिकल के बारे में आपको बताना चाहता हूं। 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स, आशीष कुमार जी वन द फर्स्ट एवर मेडल इन जिम्नास्टिक्स। वो जीते थे ब्रॉन्ज। हाँ, 1 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज जी। हाउएवर, उनकी जीत के बाद द प्रेसिडेंट ऑफ द जिम्नास्टिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने आशीष के चीफ कोच जो सोवियत यूनियन से थे, उनसे पूछा, इज दैट ऑल यू कैन डिलीवर अ ब्रॉन्ज? अब ये कमेंट वाइडली स्प्रेड था प्रेस में। उसके बाद द कोच जो है आशीष कुमार के, उन्होंने कहा 2009 अगस्त में वी हैड नो इक्विपमेंट। आशीष ट्रेन्ड ऑन हार्ड फ्लोर टिल February 2010। देन वी गॉट इक्विपमेंट जो 20 साल पुराना था। एक्सेप्ट फॉर क्रिकेट, अदर स्पोर्ट्स को रिस्पेक्ट इतना मिलता है क्या? देखिए, पहले 2010 की बात बहुत थी, अभी की बात मुझे लगता है, क्योंकि तब मैं छोटी भी थी, इतना मुझे नहीं था, बट अभी में थोड़ा सा चेंजेस आया। क्योंकि अब देखो, अभी खेलो इंडिया स्कीम जो एक आया, उसके कारण बहुत जूनियर को चांस मिलते हैं, उनको ट्रेनिंग करने का, कोचिंग कैम्प करने का, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो खेलो इंडिया सेंटर है वो डेवलप करने का। वैसे देखा जाए 2010-12 में भी त्रिपुरा में भी कुछ नहीं थे, फोम पिट जो होते वो भी नहीं थे, वो 2016 के बाद बने, जब मैं रियो ओलंपिक में 4th फिनिश किया, उसके बाद मुझे बने वो फोम पिट, उसके बाद इक्विपमेंट आया। तो प्रेजेंट जो सिचुएशन है, कहीं जगह बहुत जो ग्रास रूट है वो प्रॉब्लम आ से, बट कई जगह अभी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गया। कई सेंटर जो साई सेंटर है या गवर्नमेंट से, जैसे मेरी सेंटर में स्पेशली बोलूँगी, त्रिपुरा के सेंटर में बहुत, क्योंकि हमारी
गवर्नमेंट ने वहाँ पे आफ्टर आने के बाद इन लोगों ने 32 लाख की सामान जो हमने कभी सोचा भी नहीं था वो फ्रांस से ला के दिया, वो आगरतला बाय फ्लाइट। मतलब हमारे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ था। तो ऐसा चीज़ पहले बहुत था, अभी बहुत चेंजेस आ रहे हैं। बट मैं फिर से वही बोलूँगी कि पहले हमें करना पड़ते फिर मिलता है। अगर वो पहले ही मिल जाते तो बहुत रिजल्ट आगे बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा, एक की जगह 2-3 भी हो सकता है। क्रिकेट में पॉलिटिक्स के बारे में मैंने सुना है, फुटबॉल में पॉलिटिक्स के बारे में सुना है, क्या इंडियन जिम्नास्टिक्स में भी पॉलिटिक्स होती है क्या? देखिए, हर एक जगह ही कुछ ना कुछ होते हैं, बट मैं इसमें नो कमेंट्स वाली अपने परफॉर्मेंस के ऊपर भरोसा रखेंगे ना तो वो सब चीज़ फेल्यूर हो जाते। क्योंकि अभी एशियन गेम्स में 2023 जो एशियन गेम्स हुई थी उसमें मैं 1 नंबर में ट्रायल्स में आके भी मैं नहीं जा पाई। ट्रायल्स क्यों करवाया? अगर भेजना ही नहीं था तो ओपन ट्रायल्स का मतलब ही नहीं था। और आफ्टर ट्रायल्स के बाद क्राइटेरिया मिला मुझे, 18 जुलाई को मुझे क्राइटेरिया मिला। जब 10 जुलाई ट्रायल्स हो गया था, 10 या 11 को ट्रायल्स हुआ था, तो हाँ मैं कंपटीशन नहीं करके खेल पाई ज़्यादा से ज़्यादा। मेरे लिए वो बहुत मतलब बड़ी अपॉर्चुनिटी था कमबैक करना। और शायद क्योंकि मैं अगर एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडल ला सकती तो बिफोर 6 मंथ था एशियन गेम्स में मेरा अच्छा रिजल्ट आने का चांसेस था। हाँ बट परफॉर्मेंस रहेगा ना तो कोई बीट नहीं कर पाया, जैसे अभी नहीं कर पाया। वो तो रहेगा ही कभी अप एंड डाउन, बट बहुत कम हुआ पहले से। क्योंकि बहुत सारे बच्चे को, बहुत जूनियर्स से मैं बात करती हूँ, इनको लगता है कि नहीं, स्पोर्ट्स का जो कल्चर है बहुत चेंज हो रहा है। लोगों की मेंटल एक जो थी कि मेंटली ये ऐसा ये वो बहुत चेंज हो रहे हैं, जो चेंज होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो स्पोर्ट्स आगे नहीं बढ़ेगी। हमें इतना बड़ा कंट्री है तब भी ओलंपिक में हम 6-7 मेडल ही ला पाते। इतने छोटे छोटे कंट्री, गाना और जितने छोटे छोटे वो कंट्री है वो लोग कितने सारे मेडल ले जाते। बट मुझे लगता है हमारे माइंडसेट जितना जल्दी चेंज करेंगे और कोचेस और एडमिनिस्ट्रेटर जो भी है लाइन पे, वो लोग जितना ज़्यादा टीम वर्क की तरह काम करेंगे तो बहुत रिजल्ट आएगा आगे। सिर्फ सिंगल डिजिट नंबर नहीं, हम डबल डिजिट नंबर भी ओलंपिक में मेडल ले सकते। वो कौन सी चीज़ है जो आपको लगता है हमारे स्पोर्ट्स पर्सन शायद लैक करते हैं, जो हमें उस चीज़ पर काम करना बहुत ज़रूरी है? जो गेम, जो स्पोर्ट्स ज़्यादा मेडल होप है, इनको प्रायोरिटी में हमेशा रखना चाहिए। उनको ट्रेनिंग का हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को, उनका डाइट का हो। आफ्टर 2-3 मंथ उनकी कोचेस, जो भी फेडरेशन, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव है, हर एक चीज़ को लेके बैठना चाहिए। अगर कभी कभी हम देखते कि अगर एक ओलंपिक में ये गेम अच्छा किया, दूसरा में वो कभी अच्छा नहीं करते, क्यों नहीं कर पा रहे, हमें उसके बारे में डे बाय डे पूरा रखना चाहिए, तो ही शायद हम आगे बढ़ सकते। नहीं तो बिफोर ओलंपिक्स 2-3 महीना पहले हम जितना भी कर ले कुछ नहीं, प्रोसेस होते। 4 साल लगातार यूएस से चाइना, रशिया, मतलब रशिया इस साल नहीं, उनका एक प्लानिंग होती। अभी से उनका 28 का लॉस एंजल का क्या टीम रहेगा, वो 15 बच्चे को लेके अभी से ट्रेनिंग कर रहे हैं। और हम लॉस एंजल पहुंचेंगे कि नहीं वो भी हमें नहीं पता, जो हमारी गेम। तो एक प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फिर आपने 2 बार ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं हो पाई आप। नहीं हो पाई। उस वक्त क्या थॉट प्रोसेस था? इस बार वाला, उस टाइम तो इंजरी था, मैं सर्जरी जस्ट हुआ था। बॉम्बे में डॉक्टर आनंद जोशी सर ने मेरा सर्जरी किया था। मैं उनकी बहुत थैंकफुल, क्योंकि मुझे इतना खड़ा करने के लिए, फिर से वापस आने के लिए। बट ये वाला बहुत ज़्यादा कष्ट भी था, क्योंकि पहली बार मैं शायद वो दूसरा और एक वर्ल्ड कप खेलती और एक कंपटीशन खेल पाती तो क्वालिफाई कर लेती, डबल ओलंपिक हो जाता और अच्छा रिजल्ट भी हम कोशिश। बट देखिए कभी कभी वो चीज़ आ जाती, क्योंकि हमारी लास्ट करीबन 1.5-2 साल से कोई नेशनल कैंप नहीं कुछ। अब घर पे रह के ट्रेनिंग करना और कैंप में रह के ट्रेनिंग करने में बहुत फ़र्क होते, क्योंकि घर में बहुत चीज़ आपकी आते, और जब आप एक
कैंप में रहते हो, ट्रेनिंग करते हो, तो आपको सिर्फ फोकस, तो एक अच्छा डाइट, अच्छा फिजियोस, डॉक्टर, वो सब मिलते हैं। तो वो सब चीज़ के लिए भी मुझे लगता है थोड़ा सा हमें, जो ये वाला ओलंपिक क्वालिफाई नहीं हुआ, तो आगे वाला जो भी होगा उसमें मैं रहूँ ना रहूँ, आगे जो भी मेरे जूनियर्स है, मैं इनको चाहती हूँ अभी से प्लान करें अपने कोचेस के साथ, अभी से उनकी ट्रेनिंग शुरू करें, बिकॉज टाइम तो है नहीं हमारे पास। हमारे जो यंग जिमनास्ट है, क्या कॉर्पोरेट लोग आके उनको फंड करते हैं, उनको फाइनेंस करते हैं ताकि वो और बेहतर ट्रेनिंग कर सके? ऐसा शुरू हो गया है जिमनास्टिक्स में भी? देखिए, शुरू हुआ, जैसे मुझे गो स्पोर्ट्स फाउंडेशन करते करते हैं, बट हर एक एथलीट को नहीं, वो जो एकदम क्योंकि हमारा ग्रास रूट लेवल में हमें ज़्यादा उनको चाहिए, जहाँ पे वहाँ पे बहुत कम मिलते। अगर वहाँ पे आना शुरू हुआ तो मुझे लगता है बहुत आगे बढ़ गया। जैसे मैं देखती हूँ कभी रिलायंस फाउंडेशन है, बहुत सारे ऐसे फाउंडेशन हैं जिन्होंने फुटबॉल में, एथलेटिक्स में या अदर गेम में उन लोगों ने शुरू कर दिया। अगर बिकॉज जिम्नास्टिक्स मदर ऑफ स्पोर्ट्स, जिम्नास्टिक को थोड़ा सा और अच्छे से ध्यान देंगे ना, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ सकते हैं। और जिम्नास्टिक्स जो करेगा वो कोई भी गेम कर सकते हैं, कोई भी, वो इतना फिटनेस होते हैं। तो मैं चाहती हूँ आपके पॉडकास्ट के थ्रू बोलना लोगों को कि आप बच्चे को स्पोर्ट्स में लाइए। स्पोर्ट्स ऐसा एक फील्ड है, वो फिलहाल वो ओलंपिक मेडल ना बने, बट वो एक अच्छे इंसान और बॉडी में बहुत फिट रहेगा, जो रहना बहुत ज़रूरी है आज के दिन पे। क्या जिमनास्टिक्स, इंडियन जिमनास्टिक्स अब राइज में है हमारे कंट्री में? हाँ, राइज में है, क्योंकि पहले लोगों का सोच नहीं था कि हमें ओलंपिक जाना है, हमें कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल लाना है, एशियन। बट अभी बच्चे जो भी आते हैं, इनकी थॉट है, हाँ दीदी कब हम ओलंपिक जाएंगे, कैसे कैसे जाना है, क्या करना है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम जब बच्चे थे हमने कभी ये बात पूछी नहीं, बट आजकल के बच्चे की लोगों के थॉट में है हमें ओलंपिक जाना है, हमें ओलंपिक पहुंचना है, कैसे पहुंचना है, क्या करना है। तो मुझे वो चीज़ सुन के बहुत अच्छा लगता है। और सच में मुझे आगे लगता है कि जिम्नास्टिक एक दिन ऐसे गेम आएगा जो जैसे हम अभी नीरज चोपड़ा को देखते, पीवी सिंधु को देखते, शायद जिम्नास्टिक्स में भी इतना ही बड़ा कोई फेस आए आगे जो ओलंपिक मेडल भी जीत सकते हैं। कहते हैं कि हर एथलीट, हर स्पोर्ट्स पर्सन को बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, और कभी कभार हम उस सैक्रिफाइसेस के बारे में सोचते भी नहीं हैं। थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाती है। वो कौन से सैक्रिफाइसेस है जो आपने किए होंगे? मैंने लाइफ में सेक्रीफाइस बोलूँ तो बहुत कुछ, मेरे स्पेशली मुझे आईफोन बहुत पसंद था, मैंने नहीं लिया। सेक्रीफाइस बहुत बड़ा चीज़, जब अभी जाके मैंने लिया, क्योंकि सर का था, क्योंकि अगर फ़ोन ज़्यादा लेंगे, देखेंगे, सोशल मीडिया पे जाएंगे, इससे अच्छा नहीं, तुम्हें कुछ नहीं। छोटा सा एक फ़ोन था। मैं बहुत फूडी हूँ, खाने का मैं शौकीन हूँ। वो लास्ट बिफोर एशियन चैम्पियनशिप मैंने करीबन 2 साल मैंने आइसक्रीम, स्वीट सब चीज़ से बंद थी। जब मैं सस्पेंशन थी तब से मैंने शुरू किया, तब उसके बाद। और फैमिली के साथ टाइम देना, फैमिली के साथ बाहर जाना, वैकेशन, वो सब बंद थी लास्ट मेरा 25 इयर्स रनिंग स्पोर्ट्स करियर में। सिर्फ जिम्नास्टिक। और साथ में हम लोग तो सेक्रीफाइस करते, बट हमारे साथ जो कोचेस है उनकी फैमिली जो सेक्रीफाइस करती, क्योंकि सर ट्रेनिंग के लिए बाहर रहता था, 10 साल ट्रेनिंग के लिए कैंप में था, वो बाहर था, तो उनकी भी फैमिली जो सेक्रीफाइस करती थी, वो देख के मुझे बुरा लगता था। क्योंकि एंड ऑफ द डे जब मेडल मिलते, प्लेयर को हर एक चीज़ मिलते हैं, बट कोचेस को इतना कुछ नहीं। और बहुत सारे एथलीट भी है, कोचेस जब चेंज करते तो भूल जाते, बट वो अगर हमें रास्ता नहीं दिखाएंगे तो हम कहाँ से, हमारे साथ वो भी सेक्रीफाइस करते। कभी देखते कि ये नहीं खाए तो हमारे सामने वो भी नहीं खाते वो चीज़ जब उनको मन है, क्योंकि उनको देख के खाते मुझे बुरा लगेगा। तो जैसे हम भी करते, कोचेस भी उतना ही सेक्रीफाइस करते, बट उसके बाद जो रिजल्ट जब आते हैं ना, तो हर एक चीज़ हम भूल जाते हैं। तो जब आप रोते हो तो आपका कोच भी रोता है? हमने बहुत रोते, जब हमारा गुस्सा भी दिखाते जब ट्रेनिंग में नहीं होते। जैसे स्पेशली मेडल के बाद जब मुझे मिला, मैं इतने सर को हक किया और मैं इतने रोई कि सर फाइनली आपके हार्ड वर्क ने आज हमें ये दिन दिखाया।
बहुत बार हमने ये भी सुना है कि जब एथलीट या स्पोर्ट्स पर्सन पॉपुलर हो जाते हैं, जीतते हैं, तो कोचेस को भूल जाते हैं। आई एम सो ग्लैड 20 साल से ज़्यादा आप लोग एक साथ हैं ना। मेरे पापा ही है 20 साल से, क्योंकि अभी उनको ऐसा लग जाता है, कभी कभी हम थोड़ा सा, जैसे 3-4 दिन के पहले मैंने ऐसे आइसक्रीम लिया था, तो सर का कॉल आया, तुम कहा आइसक्रीम? मैं बोला, शॉक हो गई, मैं बोला सीसीटीवी कैमरा है क्या, मैं ऐसे देख रहा था। मैं बोला हाँ हाँ हाँ, क्या बोलूँ मैं, झूठ? हाँ हाँ सर। बोले हाँ, मुझे पता चल गया था कुछ तो गड़बड़ है। मतलब उन इतना समझ में आते हैं उनको मुझे, कि हर एक स्टेप में उसका क्या सोच है, क्या थॉट है, क्योंकि इतने दिन से जो मेरे जिम में 10 घंटा हम उनके साथ रहते, वो देख रहे हैं हमें वो चीज़। तो मैं सच में बहुत ज़्यादा ग्लैड हूँ कि मुझे ऐसे कोच मिला जिन्होंने, क्योंकि हर एक लोगों के पास वो चीज़ नहीं होता है। बड़े गेम्स होते हैं, एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, ओलंपिक गेम्स हो, उससे ऑब्वियसली सालों की मेहनत होती है, पर एक फाइनल काउंटडाउन होता है कि कुछ हफ्ते बचे हुए हैं, कुछ महीने बचे हुए हैं। उस वक्त आप कैसे ट्रेन करती हैं? जैसे कंपटीशन आ रहे डे बाय डे, तो उतना ही लोड ना कम होते जाते, ऐसे नहीं कि हाई। जो मेरे सर मुझे ट्रेनिंग कराते, बिफोर कंपटीशन बॉडी जितना कम लोड लेगा, कंपटीशन में जाकर बॉडी इतना ज़्यादा फ्रेश रहेगा। जैसे भी कंपटीशन से पहले दिन फुल रेस्ट, बॉडी को पूरा रिकवर करना चाहिए। रिकवरी जितना होगा, नेक्स्ट डे आप उतना ही ज़्यादा हाई पावर इंटेंसिटी में कंपटीशन दे सकते हो फील। तो डे बाय डे जितने ही आते उतना नज़दीक टेंशन भी बढ़ते। हम भी इंसान हैं, मेरे साइकोलॉजिस्ट, फिजियो सब है, तब भी हम तो इंसान ही है ना, ह्यूमन बीइंग ही है। थोड़ा सा टेंशन आते, थोड़ा शेकिंग भी होते, बट जो भी है, फिर लास्ट एक रहता है मेरा जैसा है, मैं ब्रीदिंग करती हूँ बस। दीपा, आप भी जस्ट कंपटीशन वाला वॉल्ट करना है, जो ट्रेनिंग में करते हो वैसा, तो बस वही मैं फील करके करती हूँ। बहुत साल पहले मैं टेनिस अच्छा खेलता था, अच्छा। पर एंटरटेनमेंट बिजनेस में आ गया। और मुझे याद है कि मैं इलाहाबाद गया था टेनिस खेलने, यूपी का अंडर 12 टूर्नामेंट था। अच्छा। और मैं फाइनल्स में आ गया था, और उस वक्त सडनली मैं बहुत नर्वस हो गया था दीपा जी, क्योंकि मुझे रियलाइज हो गया कि अगर मैं ये जीतता तो मैं यूपी नंबर 1 हो जाता। अच्छा। और ट्रॉफी मेरे सामने थी, एंड मैं चोक कर गया लिटरली। हालांकि नॉर्मल सर्कमस्टांस में उसको बहुत आराम से मैं हरा सकता। जब आप कोई बड़े चैंपियनशिप के लिए जाते हो, आपको मालूम है ये ओलंपिक्स है, इसमें मेडल जीतोगे तो पूरा गेम चेंज हो जाएगा आपके लिए, राइट। आपके लिए, आपके कोचेस के लिए, आपकी फैमिली के लिए, स्पोर्ट्स के लिए। उस वक्त स्ट्रेस होता है। देखिए, सर ओलंपिक्स पीरियड की बात बताऊंगी, रियो ओलंपिक्स, उस टाइम मुझे लोग नहीं जानते थे। कोई जिम्नास्टिक को नहीं भी अचानक से किसी ने पहुंचा, वो नहीं जानते थे इतना जो आज जानते लोग। तो उस टाइम मेरे लिए इतना प्रेशर था ही नहीं। सबसे ज़्यादा प्रेशर तो था, अगर मैं अच्छा नहीं करूँगी सबसे पहले डांट खाऊंगी कोच से, वो था प्रेशर ज़्यादा उस टाइम नहीं। बट उसके बाद ही जब मैं कंपटीशन खेलने गया 2018 एशियन गेम्स, जो हर एक लोगों का मीडिया हर एक में, क्योंकि इस बार, उससे पहले मैं एक वर्ल्ड कप गई थी, वहाँ पे गोल्ड था, और सच में उस जगह पे मेरा मेडल था। और मैंने इतना, मतलब वो टेंशन में या क्या हुआ पता नहीं, मुझे टेंशन तो आना नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस हूँ। पहली बात, मैंने इतना ही गंदा वॉल्ट किया जो मैं कभी नहीं किया ट्रेनिंग में भी, और मैं फाइनली नहीं पहुँच पाई वॉल्टिंग पे, जो मेरी मेडल था वहाँ पे। मतलब क्योंकि एक मीडिया प्रेशर था, वो आ जा रहे, मतलब डे बाय डे वो चीज़ मेरे कान पे आ रहा था, हर एक लोग बता रहा था इस बार तो मेडल कंफर्म, मेडल के चक्कर में फाइनली मिस हो गया। तो मैं भी तब उसके बाद रियलाइज़ किया कि जब हम ज़्यादा वो सब चीज़ को सोचते हैं ना, तो पॉजिटिव वे कभी नहीं होते, वो नेगेटिव ही जाता है ज़्यादा, मतलब अच्छा ही नहीं होते, बुरा ही होते। तो इसके बाद से मेरा एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद से मैं कभी, सच में मैं फ़ोन ही नहीं रखती एक दिन महीना पहले, क्योंकि मुझे कुछ खबर ही ना पहुँचे क्या चल रहा है बाहर की दुनिया, बाहर मेरी सिर्फ ट्रेनिंग। और कोई भी कुछ भी बोलते उसको भी मैं थोड़ा
अवॉइड करती हूँ सुनने के लिए, सिर्फ फोकस्ड इन, क्योंकि हमेशा एक एथलीट के अंदर वो प्रेशर आ जाते। आप देखिएगा, मैंने जितना ऑब्जर्व किया, हर एक ओलंपिक में कोई नया फेस आते, कोई नया फेस, तो क्योंकि उसके अंदर उतना प्रेशर नहीं होते उस टाइम, तो वो अच्छा कर लेते। और जो अच्छा एथलीट लेते हैं उसके अंदर हमेशा वो मेडलिस्ट मेडलिस्ट, वो मेडल कंफर्म, दिस मेडल कंफर्म ही, और वो इतने मेडल कंफर्म के चक्कर में वो अपना बेस्ट ही नहीं दे पाता। तो वो प्रेशर आते, क्योंकि हर एक इंसान ह्यूमन है, हर एक इंसान है, उनके अंदर तो प्रेशर आना बनता ही है। क्या कभी कभार ये जो शोहरत आप देख रही हैं, पैसा जो शायद आप देख रही हैं, उससे कट ऑफ करना और सिर्फ दीपा बनकर जिम्नास्ट पे फोकस करना मुश्किल हो जाता है? मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं होता है। पहली बात, अब मैं पहले भी बोला, क्योंकि हमेशा मुझे मेरे कोच ने ग्राउंड में रखा एकदम, जितना मेरे पास इतना ज़्यादा कुछ पैसा भी नहीं है और मैं हमेशा फोकस जिम्नास्टिक्स में रहती हूँ। कभी कभी जैसे मुझे कभी संडे मिले या सैटरडे इवनिंग मिले, मुझे कभी थोड़ा मूवी देखना पसंद है, वो मैं कभी दोस्तों के साथ मूवी, या फूडी हूँ, मैं बहुत बहुत कुछ, मुझे शौकीन है खाने का, जो चीज़ मुझे पसंद है वो मैं खा लेती हूँ, बस वही चीज़ है। उसके अलावा मुझे मुझे मेरी ऐसा कहते हैं, मुझे जिम्नास्टिक्स का जो एक एम है उससे कोई नहीं हटा पाया, कोई भी नहीं, क्योंकि एक ये जो बैन पीरियड था वो इतने ज़्यादा मुश्किल पीरियड था, उस टाइम मुझे नहीं हटा पाया, और वो सब चीज़ तो कुछ नहीं था मेरे लिए। आपने भी कहा इतना पैसा नहीं है मेरे पास मैं तो सोच रहा था कि माने हर जगह पैसा ही होगा, नहीं। क्योंकि देखिए इंडियन क्रिकेट टीम माने एक टूर्नामेंट जीतते हैं या कुछ भी करते हैं, ब्रांड एंडोर्समेंट्स, माने कहते हैं कि अगर एक अच्छा सेंचुरी एक इंडियन बैट्समैन बना ले तो लाइफ भर के लिए सेट हो जाता है। उतना पैसा आप लोगों को नहीं मिलता क्या? मैं ओलंपिक में 4th होके आई, उसके बाद मेरी स्टेट से 25,000 मिला, और अभी एशियन चैंपियनशिप के बाद अभी तक मुझे कुछ नहीं मिला। आपको ये सच बात है, आप देख लेना, सर्च कर। 25,000 रुपए मिले आपको? 25,000 ऑनर के, क्योंकि मेरी स्टेट इतना अमीर नहीं है, और मैं कोई, मुझे उसमें दुख नहीं है, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ स्टेट से मैं बिलोंग करती हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ से बहुत प्यार मिलते हैं। और अभी भी जब मैं एशियन चैम्पियनशिप गोल्ड जीत के आई ना, उसके बाद भी मुझे कोई पैसा नहीं मिला, कोई, मुझे बहुत प्यार मिला उस चीज़ का, मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि हर एक चीज़ पैसे से नहीं होता है, लोगों की प्यार और गेम को बढ़ाना कैसे, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि नेशनल गवर्नमेंट ने इंडियन क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जीतने के बाद ऐसे ऐसे इंसेंटिव्स दे दिए हैं, पैसा दिया था कि आप अपने स्टेट के बारे में बात करिए, त्रिपुरा, बट नेशनल गवर्नमेंट नहीं आता कि यार दीपा आप गोल्ड मेडलिस्ट है एशियन गेम्स में, आप कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट है, तो नेशनल गवर्नमेंट से नहीं आता? नहीं, उसके बाद एक वो होता है, कैश रिवॉर्ड होते हैं हर एक लोगों को, जिसको जब मेडल मिलते तब दिया था। और ओलंपिक्स के बाद मुझे मिला, मुझे पद्मश्री दिया राजीव गांधी, जी, उसके जी। बड़ा चीज़ क्या हो सकते हैं मेरे लिए, उसके बड़ा चीज़ कुछ नहीं हो सकते। उसके बाद मैं जब पीएम सर से मिली, वो आई, वो मेरे से बात की, उनसे मिल पाई, उन्होंने बोला एक टाइम, चल तुम चल के क्यों आ रहे हो, वो समरसल करके आओ, तो मुझे इतना प्राउड फील हुआ। पीएम सर ने कहा था? पीएम सर ने कहा, और वो भी हमारी वर्ल्ड देखे तो हमारे उस गेम के लिए कितनी अच्छी बात है। कहीं फील होता है कि यार उतना पैसा जो हमारे क्रिकेटर्स को मिलता है वो हमको भी मिले? ऑनेस्टली बताया, आई नो आपको लव मिल रहा है, आपको पद्मश्री मिला है, मैं बता रहा हूँ कि आई एम फीलिंग सो प्राउड दिल से कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, मीन दैट फ्रॉम द बॉटम माई हार्ट। इतनी खुशी मुझे अपने अंदर नहीं आई है जितना मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बिकॉज दैट्स द रिस्पेक्ट यू हैव। कभी आपको लगता है कि क्योंकि वो फंड्स जो आपको आएंगे, नोइंग आप जैसी हैं, शायद आप और एथलीट्स या स्पोर्ट्स पर्सन को हेल्प कर सकती हैं फिर? हाँ, क्योंकि जब भी कोई ओलंपिक मेडल जीते या कोई भी गेम्स की मेडल जीते, चैम्पियनशिप की, तो उनको अगर कुछ ऑनर मिले तो नेक्स्ट जनरेशन जो बच्चे, इनको बहुत अप्रिशिएट मिलते, उनकी भी सोच रहेगी कि मुझे भी करना है, मुझे भी आगे बढ़ना है, कि शायद मुझे ऑनर मिले, मुझे पीएम सर के साथ मौका मिले मिलने का, मतलब हर एक चीज़, तो वो अप्रिशिएट होता है नेक्स्ट जनरेशन। तो ये अगर होगा तो बहुत अच्छा होगा आगे। क्यों कभी कभार होता है ना कि पेरेंट्स बोलते बच्चे से, अच्छा देखो खेलो ये स्पोर्ट, बट इसको आप करियर नहीं बना सकते हो, क्योंकि उनको कहीं लगता है कि ये एक दो गिने स्पोर्ट्स इंडिया में मायने रखते हैं,
बाकी स्पोर्ट्स में पेरेंट्स सोचते हैं बच्चों के लिए यार घर कैसा चलाएगा या घर कैसे चलाएगी, इतना पैसा नहीं है। आई थिंक मॉनेटरी एस्पेक्ट्स भी ज़रूरी होते हैं ना। हाँ देखिए, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक टाइम के बाद हर एक लोगों को जॉब चाहिए, नहीं तो हर एक एथलीट इतना हाई सोसाइटी से नहीं आता, कोई मिडिल क्लास फैमिली से, कोई बहुत लोगों ने आप कहानी सुने होंगे तो इनकी बहुत सारे बैकग्राउंड इतने नहीं है तो जॉब की। बट हाँ, रेलवेज गवर्नमेंट है या कोई डिपार्टमेंट है, जो मेरे डिपार्टमेंट ने मुझे जॉब दिया था, ऐसे रेलवे भी है, ऐसे बहुत बहुत सारे गवर्नमेंट है, वो मतलब डिपार्टमेंट है, वो लोग जॉब अपॉर्चुनिटी देते जो अच्छे हैं, थोड़ा सा अच्छे है। बट कभी कभी स्पोर्ट्स ऐसा है, स्पेशली जिम्नास्टिक्स, वो इतने ज़्यादा इंजरी बेस होते, कुछ अच्छे बच्चे एकदम जस्ट उनकी एज भी नहीं हुई 18 और वो अच्छे हाई लेवल में, उस पीरियड में उनको इंजरी हो जाते, तब उनकी लाइफ स्पॉइल। तो मुझे उन बच्चे के लिए दर्द होता है, तो मैं तब उन बच्चे के साथ खड़े होती हूँ कि शायद इनको कहीं हेल्प मेरे से मिल सके, जितना भी हो सके मैं आगे रास्ता दिखा पाऊँ, क्योंकि वो पीरियड बहुत टफेस्ट होते हैं ना। जॉब मिलने, एक इंजरी बहुत बड़ा पार्ट होती है स्पोर्ट्स की, एक बार हो जाए तो लोगों को क्योंकि आजकल कुछ भी करे, फिजियो, डॉक्टर, सर्जरी, जो भी करना पड़े उसके लिए बहुत फाइनेंशियल की ज़रूरत होती है। तो कुछ बच्चे के साथ होते भी नहीं, जो बच्चे अच्छे से डाइट नहीं ले पाते, तो आप उनके पास वो क्या उनके पास आप सोच सकते होगा। तो उन सब बच्चे के लिए मैं सोचती हूँ कि शायद मैं उनको हेल्प कर पाऊँ आगे भी, और मैं जितने हो सकते मैं करने की कोशिश करती हूँ कि वो उस चीज़ से ओवरकम करके आगे बढ़े और लाइफ को खड़ा करे। अगर आपके लाइफ में एक बायोपिक बने हाँ तो मजा है कि नहीं? वो सोचती है कि नहीं उसके बारे में? मुझे बहुत अच्छा लगेगा, स्पेशली इसलिए क्योंकि अभी रिसेंटली शायद एक चंदू चैंपियन है, मैं देखा नहीं अभी तक, मुझे सबने बोला। मुझे अच्छी फिल्म है। हाँ, मैं देखूंगी, टाइम नहीं मिला, ज़रूर देखूंगी मैं इसको। उसके बाद जैसे उनकी कहानी लोगों के अंदर गई, लोगों ने देखा कितने ज़्यादा, तो वैसे क्योंकि सच में अगरतला टू रियो, आफ्टर रियो टू एशियन चैम्पियनशिप गोल्ड मेडलिस्ट, बहुत बड़ी, शायद मैं आपसे बात करते करते थोड़ा मैं इमोशनल भी हो गई थी जब एशियन चैम्पियनशिप भी, ये बीच वाली बात कर रही थी, ये 5 साल की, क्योंकि ये सिर्फ मैं और मेरे साथ जो 3-4 लोग वो जान पाएंगे। मैं कितने दिन रोई, कितने घंटे रोई, कभी कभी जिम में बैठ के भी रोई कितने दिन, क्योंकि वो चीज़ बहुत ज़्यादा, अगर मेरा बायोपिक आए सामने कभी हुआ तो मैं बहुत खुश होंगी, पहली बात तो ज़रूर, क्यों नहीं। और जो छोटे बच्चे हैं, मुझे लगता है कभी भी वो चीज़ जो है, हार नहीं मानना चाहिए, ये बात को मेरी लाइफ से वो लोग ज़रूर सीख सकते हैं। आप कभी हार मानी थी? नहीं, कभी नहीं? कभी नहीं, सारी सिचुएशन में? हर एक सिचुएशन से अभी तक। जी हाँ दोस्तों, मेरा खुद का मर्चेंडाइज, अंगार मर्चेंडाइज, जंपर्स, टी शर्ट्स, हुडीज, मग्स, ये सब आपको मिलेंगे इस लिंक पर, विच इज angar.store। यहां पर क्लिक करिए, लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन, जो आपको मिलेगा इस वीडियो के नीचे। एक है कोच जो आपको हमेशा प्रोत्साहन देते हैं, उसके अलावा और कौन है जो आपको कहता है या कहती है कि दीपा बका छोड़ो मत? एक तो मेरे जूनियर्स, पेरेंट्स तो वो हमेशा रहते हैं क्योंकि वो माँ बाबा है, वो रह गए मेरी सिस्टर्स, बट मेरे जूनियर्स, स्पेशली मेरे जो टीममेट हमेशा बोलते हैं आपको करना है, कुछ नहीं हार सकते आपसे, बस ये जो एक बात बता देना, आज हुआ नहीं, मैं रो रही हूँ, वो जाएगी, कभी अच्छे से बोलेगी, कभी डांट के, जो भी हो उस सिचुएशन में उनको लगे, तो वो लोग इतना मुझे बकल अप करते हैं ना कि कम ऑन यू कैन डू इट। मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। ऐसा होता है क्या अभी भी कि मेल जिम्नास्ट या मेल स्पोर्ट्स को ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और फीमेल जिम्नास्ट, फीमेल स्पोर्ट्स को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता? अभी भी होता है ये कभी? देखिए, अभी भी नहीं होता है, अभी मैं ये नहीं सोचती हूँ, क्योंकि पहले हमारी सोच को चेंज करना पड़े, बट पहले बहुत होता था ये। क्योंकि जब मैं ही आई थी, पहले सब लड़कियां नहीं कर सकते, उनका ये काम नहीं है, और जिम्नास्टिक्स वो सिर्फ बॉयज़ का ही गेम है, और वो हमारे लिए सर्कस बोलता था। तो अभी बहुत चेंज हो गई, क्योंकि अभी बहुत सारे सेंटर हुआ,
जिसमें ज़्यादा लड़कियां एडमिशन हो रहे, मुझे जितना पता चल रहा है, क्योंकि मेरे जिम में भी ज़्यादा लड़कियां, अभी मेडल की भी देखो तो लड़की लोगों की परफॉर्मेंस बहुत आगे बढ़ी एज ए इंटरनेशनल स्टेज की लेवल में देखो। तो इसलिए मैं ये बोलूँगी, तो मुझे नहीं लगते लड़कियां और लड़के में कोई फ़र्क है अभी, और स्पोर्ट्स में भी वो नहीं है। नहीं, वो तो हम तो मानते हैं, पर हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं, देखिए कुछ कुछ जो सोचते, उनकी सोच अगर ऐसे रहेगी तो जो मतलब नहीं सोचते उनको फ़र्क नहीं पड़ते, उनकी सोच ही ऐसे है, वो नहीं, कभी नहीं चेंज होगी। जब आप एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीती थी, कभी कभार होता है कि इंसान नम हो जाता है, उनको समझ नहीं आता कि यार ये हो गया मेरे साथ। वो कौन से फीलिंग्स आए थे जब आप गोल्ड जीती थी? जब मैंने वर्ल्ड किया, मतलब मेरा वर्ल्ड जस्ट फिनिश हुआ, तो तब थोड़ा सर और मुझे दोनों को इतना इमोशन थोड़ा लगा, अब मेडल कंफर्म है, कुछ तो मेडल सिल्वर या ब्रॉन्ज, बट गोल्ड का नहीं था। जब मैंने स्कोर देखा, सर मेरा एक गोल्ड फर्स्ट में, मतलब और एक थे डीपीआर कोरिया की, सर बोल रहे और एक, वो लास्ट में थे। उसके बाद में मैं ऐसे देखी और सच में, और जब वो मेडल जब लिया, उसके बाद जो नेशनल एंथम बजा था, वो बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनल था। और मैं आपको बोल के नहीं बताऊंगी, वो सिर्फ उस टाइम मैंने महसूस किया था कि वो पोडियम पे जो मेरे दोनों साइड में जो सिल्वर मिला था, जिन्होंने लास्ट एशियन गेम्स 6 महीना पहले सिल्वर मेडल लिया एशियन गेम्स से, उसके साथ पोडियम खड़ा होना, और उसके बाद पता चला पहली कोई लड़की ने हिस्ट्री एशियन चैम्पियनशिप गोल्ड मेडल जीतना, और मेरे लिए इतने सारे सेटबैक के बाद कमबैक करना गोल्ड मेडल के साथ, मेरे लिए मतलब हर एक चीज़ मेरा वो आ रहा था वो दिन, वो क्या चीज़ था, कैसे था आज, मतलब वो पोडियम में नेशनल एंथम बज रहा था और मेरे आँख से पानी गिर रहा था ऐसे। वो बहुत बहुत हर एक एथलीट को वो दिन दिखने को मिले। मेडल जीती आप, पहला चीज क्या किया उसके बाद? मैंने पहले चीज़, सबसे पहले मैंने आँख बंद करके मैंने भगवान को थैंक यू बोला, क्योंकि मेरे साथ देने के लिए, क्योंकि हमेशा ऐसा लगता था कि शायद अभी सबने हाल छोड़ दिया, शायद इन्होंने भी छोड़ दिया। फिर मैंने उनको थैंक यू बोला, बस। आ, अरे यार, आपने तो मुझे भी सेंड कर दिया। नहीं। बायोपिक्स कौन चाहती है कि आपका किरदार निभाए? कोई भी करे, मुझे इतना बस स्टोरी अच्छा आ जाए। स्टोरी अच्छा है, क्योंकि एक कोच और स्टूडेंट का जो बॉन्डिंग है, क्योंकि मुझे लगता है, नहीं लगता है कि इतने साल तक किसी ने एक कोच को, क्योंकि मुझे भी बहुत लोगों ने फॉरेन कोच ऑफ़र किया था जब मैंने ओलंपिक क्वालिफाई किया, आपको ये कोचेस से नहीं हो सकते, आपको इंडियन कोचेस नहीं करा सकते, आपको फॉरेन कोच चाहिए, या आपको अभी जैसे मैंने 3 वर्ल्ड कप फोर्थ फिनिश किया, उसके बाद बोला आपको फॉरेन कोच लेना चाहिए, इंडियन कोचेस से कुछ नहीं है। तो जो हमारे इंडियन कोचेस में भी दम है वो, और कहाँ से हम उठ के आए, वो मुझे लगता है वो स्टोरी बहुत अच्छा बनेगा और बनना चाहिए। दीपा जी, मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ, जैसे कि आप लोग जाते हो इंटरनेशनल गेम्स के लिए, कोई भी हो, जो ट्रीटमेंट आप लोगों को मिलता है एज कंपेयर टू इंटरनेशनल प्लेयर्स जो अलग कंट्रीज से आते हैं, वो सेम रहता है कि आपको लगता है कि आप लोगों को अभी भी वो ट्रीटमेंट नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए, फैसिलिटीज़ से, रहन सहन का, खाने पीने का? नहीं, जब हम इंटरनेशनल कंपटीशन में जाते तो वो एलओसी थ्रू, मतलब इंटरनेशनल फेडरेशन थ्रू ही जाते, तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि आपको वहीं पे जाके रहना है, और वहीं पे, क्योंकि बाहर आपको अरेंज करने के लिए वो ट्रैवल का बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, तो हम वहीं रहते, उसका कोई दिक्कत नहीं होते। और दूसरी बात, अगर हम फिजियोज़ की बोले, फिजियो डॉक्टर, वो भी पहले से बहुत चेंज हुआ। क्योंकि देखिए अभी यूएसए टीम के साथ अगर 5 जाते तो 5 ही कोच आते, हमारे इसमें 2 जाते, 3 जाते, 1 आते कोच, क्योंकि 2 भी जाते कभी कभी, या कोई अपने पैसे से जाए, सेकेंड वाला कोच, जो पहले वाला कोच है वो गवर्नमेंट सेंक्शन से जाए, क्योंकि मेरे सर ने भी, जो मैंने कायरो वर्ल्ड कप में गई थी, वो बाकू वर्ल्ड कप में मैंने 4th फिनिश किया, वहाँ पे वो अपने पैसे से गई थी, बिकॉज ऑफ, क्योंकि वो कोच मुझे जानते हैं, मैं
कंपटीशन फील्ड में कैसा है। तो यूएसए वगैरह में, अदर कंट्रीज़ में वो अपने अपने कोच लेके आते, मतलब अपने कोच आते से आते हैं, मुझे नहीं पता वो कैसे आते हैं, क्या पता वो भी अपने कॉस्ट से आ सकते हैं। बट उस सब चीज़ में थोड़ा सा, क्योंकि चेंज आना मतलब हर एक गेम में, जैसे अगर अभी नीरज कहीं भी जाते तो उनकी जैसे कोच रहते तो उसको मेंटली स्ट्रांग भी रहते हैं बहुत ज़्यादा एज ए एथलीट। मुझे लगता है कोई भी एथलीट जितने जाए, क्योंकि वो जो कोच उसको ट्रेनिंग करा रहे, जाने से पहले कोई और कोच जाते तो वो डिस्टर्बेंस हो जाते वो, और अदरवाइज सब इतना नॉर्मल है, इतना कोई प्रॉब्लम चीज़, क्योंकि उस सिचुएशन पे उस जगह पे भी उस जगह का डॉक्टर्स, बेस्ट डॉक्टर्स, फिजियो, वो सब रहते हैं। अरे दीपा जी, ये सवाल फैंस ने मुझे अभी भी बोला है। आप निकली है स्टूडियो के बाहर और फैंस का एक मैसेज हमने देखा, वो कहते कि आपने सचिन तेंदुलकर का BMW जो आपको गिफ्ट कर रहे थे, आपने रिफ्यूज क्यों किया? वो कहानी जरूर जानना चाहते। प्लीज बताइए। मैं जानता हूं कि आप गाड़ी में बैठी हुई हैं, रिप्लाई करिएगा, नहीं तो फैंस ना मुझे बोलेंगे सिद्धार्थ भाई तुमने मेरा सवाल क्यों नहीं पूछा। नमस्कार, मैं दीपा। सच में मैं भी सोच रही थी वो BMW वाला पार्ट कैसे नहीं हुआ। वो मुझे सचिन तेंदुलकर सर के हाथ से मुझे मिला था जब हम रियो से आए थे। बैडमिंटन की चामुंडेश्वरी सर था, उन्होंने दिया था हमें वो BMW कार। बट उस टाइम मेरे स्टेट पे अगरतला पे उसका सर्विसिंग सेंटर भी नहीं था, और मैं वो लेने के लिए मेरे घर पे इतना प्लेस भी नहीं था। इसीलिए मैंने बोला कि इसके कोई चेंज और दूसरा हो सके तो मुझे और दूसरा कार दीजिए। ये मेरा लास्ट सेगमेंट है, सिड कंगार, ठीक है। आपका ओपिनियन इन जिम्नास्ट पर प्रगति नायक? वो बहुत अपने लिए वो कुछ भी कर सकते, वो अपने सक्सेसफुल के लिए वो कुछ भी सिचुएशन के साथ वो लड़ सकती है। आशीष कुमार? वो मेल जिम्नास्ट का किंग था। कल्पना देवनाथ? वो मैडम है, हमें, मैं उनको करते हुए देखी नहीं, बट वो अच्छे ह्यूमन बीइंग है। आप इस वक्त राहुल द्रविड़ की कोचिंग मेंटोरशिप के प्रोग्राम में हैं, है ना? हाँ हाँ हाँ। अब मिस करती हैं राहुल द्रविड़ जैसे कोच को? मैं सच में मैं बहुत अनलकी सोचती हूँ, मैं आज तक उनसे मिल ही नहीं पाई, क्योंकि मैं कभी इवेंट में जाती हूँ तो वो सर का कोई इवेंट मतलब रहता है कंपटीशन में, या मैं नहीं जाती हूँ तो उस टाइम, बट फाइनली इनसे कभी मिलेंगे। बट वो बहुत अच्छे इंसान है, मैंने सुना वो। जब आपने देखा, आपकी मैनेजर थी, वो बोल रही थी कैसे वो कवर कर रही थी जब इंडियन क्रिकेट टीम का वो परेड हो रहा था, सारे लोग इर्द गिर्द खड़े थे, चीयर कर रहे थे, उनका बस जा रहा था, वो देखकर अपने बारे में क्या सोचा आपने, अपने स्पोर्ट्स के बारे में क्या सोचा? कल मैं भी बॉम्बे कल ही आई मैं इवनिंग, और मैं भी देख रहा था वो रोड का जो रास्ते, इतना भीड़ था। बट मुझे अच्छा लगा एज ए इंडियन, बहुत अच्छा लगा कि इन लोगों ने इतना अच्छा मैच खेला और T20 वर्ल्ड कप जीता। और मैं चाहती हूँ ऐसे ही हमारे कंट्री की हर एक जनता हर एक स्पोर्ट्स को दे, जो भी अभी अपकमिंग ओलंपिक से मेडल जीत के आएंगे, जो भी आए जीत के आए, या क्योंकि हर एक एथलीट सोचते वो 100% दे, उनको भी ऐसे ही वेलकम करें। रेसलर्स के साथ एक प्रॉब्लम हाँ। हुआ था हाल ही में, और सब लोग एक बनकर खड़े हो गए थे। उतनी यूनिटी जिम्नास्ट में भी है? हाँ, उतनी यूनिटी है। जब क्योंकि स्पोर्ट्स की बारी आ जाते हैं ना, अपने स्पोर्ट्स को बचाने की बारी आ जाती है, तो सब लोग हम एक साथ हो जाते हैं। अगर आप छोटी दीपा को कुछ कहना चाहती हैं, क्या कहोगे? बस इनको एक ही बात कहूँगी, कभी हार नहीं मानना चाहिए, और हार्ड वर्क इतना करना चाहिए, क्योंकि जो हार्ड वर्क करते वो उनको रिजल्ट मिलते ही है। हार नहीं मानना चाहिए, अपने आप से लड़ना चाहिए, तो आगे ज़रूर बढ़ेगा। नहीं, पर एक चीज़ तो मुझे बात करनी ही है। तो आप इतनी बिजी रहती हैं, तो कभी मौका मिलता है कोई अच्छे लोगों से मिलना, कॉफ़ी पे जाना, डेट्स वेट्स जाना? मैं नहीं सिंगल हूँ अभी तक, इसलिए। तो मैंने कहीं पे टाइम भी नहीं मिलता आपको? कभी फीलिंग आती है कि यार एक बॉयफ्रेंड हो या कोई कंपेनियन हो, ऐसी फीलिंग आती है कि नहीं? नहीं, वैसे पहले तो नहीं आता था, बिकॉज ऑफ हम जिम्नास्टिक्स में इतना फील्ड था, हमारे लिए बॉयफ्रेंड हमारी फील्ड ही था, वॉल्टिंग था। बट हाँ,
अभी जैसे धीरे धीरे फ्री होते जा रहे तब भी लगता है कोई क्योंकि फैमिली भी धीरे धीरे एंड ऑफ द डे सो रहे नहीं, अभी तो थोड़ा सेटल होना है सेकेंड लाइफ के लिए, तो अभी धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे, सोचेंगे क्या करना है। तो कभी कभार होता है कि कोई पसंद आता है पर आप जाके बोल नहीं सकते हो क्योंकि नहीं, आप नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। हुआ ही नहीं क्या? इसको कहते हैं फोकस। जबरदस्त फोकस। पर अगर कोई इंसान आप चाहते हो अपने लाइफ में, कैसा होना चाहिए उसको? अच्छे होना चाहिए। अच्छा माने का डेफिनेशन क्या है? रेस्पेक्ट करना चाहिए वुमेन को, मतलब क्योंकि हम देखते बहुत ये नहीं करते, रेस्पेक्ट करना चाहिए। और क्योंकि पता नहीं मुझे क्या होगा, स्पोर्ट्स पर्सन होगा क्या, कोई भी कुछ भी हो सकते हैं, जो भी हो, आगे अगर मैं कंटिन्यू करना चाहूँ स्पोर्ट्स, उसको साथ देना चाहिए। और बस अच्छे अच्छे बस ऐसे ही। अरे साथ देगा ही, अब देश की बेटी है, नहीं तो हम लोग खड़े हो जाएंगे, हाँ डांट देंगे उनको हम लोग, कि हम सबको लगता है कि हमारा हक है आप पर कि अब देश की बेटी हो। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच दीपा। थैंक यू जेन्युइनली बोल रहा हूँ, इतना खुश हूँ मैं आपसे बात करके, क्योंकि आप जेन्युइनली हमारे रियल हीरोज हो, हीरोइंस हो। थैंक यू। एंड मैंने कहा कि ये वाला पॉडकास्ट मेरी बेटियां बगल में बैठ के देखने वाली है। थैंक यू क्योंकि मैं कभी कभी जब मौका मिलते मुझे, संडे को स्पेशली, मैं आपका पॉडकास्ट देखती हूँ और मुझे अच्छा लगा जब भी पता चला कि मैंने बोला कैसे भी करके आप टाइम निकालो, मैं करना चाहती हूँ, अगर जितना भी टाइम हो मैं चाहती हूँ, क्योंकि आज पूरे दिन इतने बिजी है तब भी मैं चाहती हूँ कि आपके साथ ये मेरा मतलब आफ्टर चैम्पियनशिप पहली बार मैं मुंबई आई हूँ, मेरा ये था कि आपके साथ तो पॉडकास्ट करना ही था। थैंक यू सो मच आप आई। थैंक यू। एंड ऐसे ही लोगों को मेंटोर करते रहिएगा और ज्यादा चीट मत करिएगा आइसक्रीम का, नहीं तो कोच का फोन आएगा, यहाँ पे सीसीसी, यहाँ पे भी सीसीटीवी कैमरा है। नहीं बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देश की बेटी दीपा, थैंक यू।